अगला देखते हैं रोकड़ बहाव विवरण का महत्व। सबसे पहले रोकड़ की स्थिति का मूल्यांकन। जब अपन रोकड़ बहाव विवरण बना रहे हैं तो रोकड़ के लेखांकन के आधार पर बनाते हैं, तो इससे व्यापार की रोकड़ की स्थिति का आकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला है भावी आवश्यक रोकड़ की जानकारी। हम लोग को भविष्य में कितने रोकड़ की हमको आवश्यकता हो सकती है या हम इसका पूर्वानुमान इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। फिर अगला है अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण में सहायक। अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण के लिए रोकड़ बहाव विवरण सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त माध्यम है। कार्यशील पूंजी के बजाय रोकड़ की सहायता से ही एक व्यावसायिक उपक्रम के अल्पकालीन दायित्व का भुगतान करने की योग्यता का अनुमान भलीभांति लगाया जा सकता है। अगला है रोकड़ के फेर का ज्ञान। अगर इसके अंतर्गत किसी प्रकार का फेर बदल हुआ है, यानी कि इसमें रोकड़ के स्रोत या उपयोग का विश्लेषण किया जाता है, इसमें अगर किसी भी तरह का गलती हुई है, त्रुटि हुई है या कि कोई मद लिखने से भूल गया, तो इसके कारण का पता भी हम इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। अगला है तुलनात्मक विवेचना। जब हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग निर्धारित अवधि के दौरान व्यावसायिक उपक्रम की तरलता की स्थिति सही आकलन कर सकते हैं या सुनिश्चित भी कर सकते हैं कि तरलता की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। इसके अंतर्गत दो तिथि के मध्य जब हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं तो तुलना करते हैं कि रोकड़ प्रवाह हमारे व्यवसाय में अभी पिछले के मुताबिक लाभ हो रहा है या हानि। इस बात की जानकारी भी हमें इसके अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला है तरलता का अनुमान। तरलता से हमारा आशय व्यावसायिक उपक्रम के अल्पकालीन दायित्वों का त्वरित भुगतान कर सकने की योग्यता से है। इसका अनुमान रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता से आसानी से लगाया जा सकता है। अगला है आंतरिक नीतियों के निर्माण में सहायक। रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता से प्रबंध को विभिन्न आंतरिक नीतियों के निर्माण में आवश्यक तथ्य प्राप्त हो सकते हैं। लाभांश के भुगतान, स्थायी संपत्ति के पुनर्स्थापन, ऋणों के शोधन, व्यवसाय की विस्तार आदि संबंधित नीतियों के निर्धारण में रोकड़ प्रवाह विवरण में काफ़ी सहायता मिलती है। अगला है वित्तीय नियंत्रण। रोकड़ बहाव विवरण वित्तीय नियंत्रण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इससे रोकड़ नियोजन की सफलता असफलता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसके बाद है इसकी कुछ सीमाएं। पहला हम देखेंगे रोकड़ शब्द को ठीक परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, जिस तरह बोला जाता है कि हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा ही हम लोग रोकड़ की सही जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमारे को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हम लोग स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा असली में मतलब नहीं होता है। ठीक है, कई मदों के बारे में विवाद की स्थिति रहती है, जैसे चेक, स्टाम्प, पोस्टल ऑर्डर आदि के बारे में रोकड़ को शामिल नहीं किया जाता। फिर अगला है रोकड़ आसन्न मदों को रोकड़ बहाव विवरण में छोड़ देना एक भ्रम तथा अनुचित बात है। फिर है रोकड़ बहाव विवरण की सहायता से किसी व्यावसायिक उपक्रम की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति का विश्लेषण संभव नहीं है। केवल अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का ही रोकड़ बहाव विवरण की सहायता से विश्लेषण किया जा सकता है। अगला है फंड बहाव विवरण की भांति रोकड़ बहाव विवरण से वित्तीय स्थिति का सही पूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता। फिर अगला है रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ की आवक जावक की स्थिति प्रकट होती है, जो तरलता की स्थिति में सही रिपोर्ट के समक्ष नहीं होती है। इसके अंतर्गत भ्रम भी शामिल होते हैं। ये आपके होंगे सीमाएं। अब हम अगला देखते हैं फंड बहाव विवरण तथा रोकड़ बहाव विवरण में अंतर। ठीक है, ये आप लोगों का IMP है टॉपिक। तो फंड बहाव विवरण व्यापक अवधारणा पर आधारित होता है, रोकड़ बहाव विवरण संकुचित अवधारणा पर आधारित होता है। अगला है चल संपत्तियों तथा चल दायित्व में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार की जाती है। फंड बहाव के अंतर्गत यह है, और रोकड़ प्रवाह विवरण में ऐसी कोई अनुसूची तैयार नहीं की जाती। फंड बहाव विवरण के अंतर्गत मध्यकालीन दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। यह अल्पकालीन रोकड़ की स्थिति तथा नियोजन के विशेष रूप में उपयोगी सिद्ध होता है। फंड बहाव विवरण में देखेंगे पूर्वदत्त, अदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित आय आदि के संबंध में समायोजन करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। रोकड़ प्रवाह में समायोजन की ज़रूरत होती है। फंड बहाव विवरण में लेखांकन के वास्तविक आधार को ध्यान में रखा जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के आधार को ध्यान में रखा जाता है। फंड बहाव विवरण में कार्यशील पूंजी में वृद्धि कमी के अंतर की गणना की जाती है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के आवक जावक के बीच अंतर की गणना की जाती है।
फिर है फंड भाव विवरण में व्यावसायिक उपक्रम के शोधन क्षमता की जांच के लिए आवश्यक तथ्यों को प्रदर्शन किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में व्यावसायिक उपक्रम के शोधन क्षमता की जांच के लिए आवश्यक तथा तथ्य प्रकट नहीं किए जाते। ठीक है, अब है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। ये भी आप लोगों का IMP है। तो रोकड़ बहाव यह पिछले वर्ष के लेखांकन समंकों पर निर्भर होता है। रोकड़ बजट यह भविष्य के लिए अनुमानित समंक पर निर्भर होता है। फिर है रोकड़ बहाव में रोकड़ की विद्यमान स्थिति प्रदर्शित की जाती है। रोकड़ बजट में भविष्य के रोकड़ संबंधी आवश्यकता प्रदर्शित किए जाते हैं। रोकड़ बहाव में पिछली स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। रोकड़ बजट में इसमें भावी वित्तीय स्थिति तथा नियोजन के ध्यान में रखा जाता है। रोकड़ बहाव 2 तिथियों के चिट्ठे के आधार पर तैयार किया जाता है और रोकड़ बजट ऐतिहासिक समंकों तथा पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला है रोकड़ बहाव। इसका मुख्य प्रयोजन पिछले वर्षों में किए गए व्यवहारों के आधार पर उपक्रम की वित्तीय कुशलता अकुशलता का आकलन करना होता है। रोकड़ बजट इसका मुख्य प्रयोजन भावी दीर्घकालीन अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता एवं स्रोत के आकलन के लिए किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना। सबसे पहला है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ बहाव विवरण की गणना करना, उक्त तिथि क्रियाओं समेकित परिणाम से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना। फिर है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के प्रारंभिक चेक को जोड़ना। फिर है जोड़ने के बाद जो राशि आएगी वह रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य का अंतिम शेष होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं संचालन क्रियाओं में रोकड़ बहाव ज्ञात करना। तो संचालन क्रियाओं में रोकड़ बहाव विवरण की 2 विधियाँ, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि। हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विधि पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए इसका वर्णन नहीं किया गया। यहाँ हम केवल अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हल देखेंगे। संचालन क्रियाओं का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। एक उपक्रम के लिए व्यवसाय से मुख्य आय उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को संचालन क्रिया कहते हैं। यह क्रियाएं लाभ अर्जन पर ही केंद्रित होती है। इनका विनियोग तथा वित्तीय संबंधी क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संचालन क्रियाएं से रोकड़ बहाव का आशय व्यवसाय जनित क्रियाओं से होता है। जो क्रियाएं विनियोग या वित्तीय गतिविधियों से संबंध रखती संचालन क्रियाओं में शामिल नहीं की जाती। इसके उदाहरण है माल के विक्रय से प्राप्त रोकड़, प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त रोकड़, नगद बट्टे के रूप में प्राप्त रोकड़, माल खरीदने के लिए चुकाई गई रोकड़, प्राप्त सेवाओं के लिए चुकाई गई रोकड़, कर्मचारी लाभ संबंधित व्ययों के लिए भुगतान की गई रोकड़। हम यहाँ देखेंगे संचालन क्रियाओं से रोकड़ बहाव की गणना करना। यह हमारा फर्स्ट मेथड है। अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा संचालन क्रियाओं के रोकड़ बहाव की गणना करना। पहला कर तथा असामान्य मदों के पूर्व का शुद्ध लाभ ज्ञात करना। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ है, यह ध्यान दिया जाए कि रोकड़ बहाव की गणना प्रारंभिक बिंदु वर्ष के शुद्ध लाभ की गणना के आधार पर किया जाता है। लाभ कर के पूर्व या कर के बाद या चिट्ठी के अनुसार संचय अधिक के शेष के अनुसार हो सकता है। इसमें चार्ट दिया हुआ है। जब वर्ष का लाभ कर के पूर्व दिया हो, जब वर्ष का लाभ कर के बाद दिया हो, जब चिट्ठी के अनुसार संचय अधिक के शेष दिया हुआ हो। तो हम लोग लाभ इधर देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, लाभ के पूर्व बिफोर टैक्स बोला गया है ना, तो कर के पूर्व लाभ प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट एज एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसमें प्लस होंगी, माइनस होगा इसमें रिफंड ऑफ टैक्स। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या बोलेंगे हम लोग, वो टैक्स जो हमको रिफंड हुआ है। फिर है क्रेडिट, इसमें लिखेंगे लेनदार, इसमें माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट। फिर हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसी तरह इसमें भी होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का लेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट एज एक्सपेंसेस, इसमें माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, क्रेडिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें ऐसा होगा कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंतर्गत आएगा। इसमें प्लस होगा पर्पस डिविडेंड फॉर करंट ईयर। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर होगा ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, प्रोविजन फॉर
टैक्स फॉर करंट ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट, माइनस होगा इसमें रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर इसके अंतर्गत निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ दिया हुआ निम्नांकित मदों को क्या जोड़ा घटाया गया, तो चालू वर्ष के प्रस्तावित लाभांश, इसके अंतर्गत ये क्या प्लस और माइनस हुआ ये बताया गया, अंतरिम लाभांश। ठीक है, और आगे देखेंगे संचय के हस्तांतरण, कर के लिए प्रावधान, आय पर कर और कर की वापसी और असामान्य मदे। इसी तरह ये आप लोग का फर्स्ट मेथड से कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड मेथड। थैंक यू।